जय श्री श्याम स्टूडेंट, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, हम जो कक्षा 8 है उसका अतीत जो बुक है, अतीत के बुक के दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी का शासन। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित होती है, कैसे शासन स्थापित होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अंग्रेज भारत में सर्वप्रथम एक व्यापारी के रूप में आए थे और व्यापार करने के लिए वो भारत में रुके थे। पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारी व्यवस्थाओं में दखल देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे भारत पर अधिकार कर लिया और भारत को क्या बना लिया, अपना उपनिवेश। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि भारत में जो कंपनी आई थी, व्यापारिक कंपनी के रूप में अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने धीरे धीरे कैसे करके अपनी सत्ता यहाँ पर भारत में स्थापित कर दी। जो मुगल बादशाह हुए थे, मुगल बादशाहों में सबसे जो लास्ट में जो शक्तिशाली शासक बचा था वो औरंगजेब था। अब अंतिम मुगल शासक था जो सर्वाधिक शक्तिशाली था, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद एक भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो शक्तिशाली हो और या उसमें कोई योग्यता हो। औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं हुआ और औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो जो मुगल सूबेदार बने हुए थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित करना चालू कर दिया। और जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। अब जैसे धीरे धीरे औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्षेत्रीय ताकतें उभरने लगी तो दिल्ली ज्यादा दिन तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में एक नई ताकत के रूप में धीरे धीरे उभर रही थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में आके उन्होंने अनुमति मांगी थी यहाँ के राजाओं से कि हमें थोड़ी सी जमीन दे दो जिस पर हम हमारी फैक्ट्री स्थापित कर सके। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उस फैक्ट्री की जगह किले बनवा लिए और उसको सुदृढ़ कर लिया। फिर किलों के ऊपर तोपें स्थापित करवा दी। किले के चारों तरफ खाई बना के उसमें नदियों से जोड़ दिया, पानी भरवा दिया। तो इस तरीके से और हजारों जो स्त्री पुरुष बच्चे थे उनको मजदूर बना लिया, अपना गुलाम बना लिया। इस तरीके से धीरे धीरे करते और अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर दी। एक दिन वो क्या कर बैठे, भारत के एक तरीके से स्वामी बन बैठे। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना ईस्ट इंडिया का कंपनी भारत में कब आई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में कब आई थी? सन 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम से उन्होंने कंपनी के लिए एक चार्टर एक इजाजतनामा हासिल कर लिया था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस कंपनी को पूरब से व्यापार करने का क्या मिल गया? एक अधिकार मिल गया। 1600 ईस्वी में जब वो कंपनी ने इजाजतनामा हासिल किया महारानी एलिजाबेथ से, तो पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। उस इलाके में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। कोई और अंग्रेज कंपनी उस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती।
इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। मतलब जो ये चार्टर था, ये इजाजतनामा था, तो इस इजाजतनामे की वजह से कंपनी समुद्र पार जाकर दूसरे मतलब क्षेत्र भी ढूंढ सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। मतलब यहाँ से वो सस्ती कीमत पर चीजें खरीदती और व्यापार के उद्देश्य से तो आई थी शुरुआत में, और यूरोप के बाजारों में ले जाकर ऊंचे दामों पर यहाँ की सस्ती खरीदी हुई चीजों को बेचते और मुनाफा कमाते। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, क्योंकि उन्होंने महारानी से जो अनुमति पत्र प्राप्त कर लिया था, तो उसके अनुसार कोई भी व्यापारिक कंपनी उनसे होड़ नहीं कर सकती थी। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी, क्योंकि उस टाइम प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी, और तो प्रतिस्पर्धा से बचकर ही कोई कंपनी मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। मतलब प्रतिस्पर्धा तो कोई कंपनी नहीं करेगी, लेकिन दूसरी जो यूरोप की व्यापारिक कंपनियां थी उनको आने से नहीं रोक सकता था ये जो इजाजतनामा था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए, इंग्लैंड से जो जहाज आते थे वो अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप होप गुड का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर पार करते तब तक पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। पुर्तगाली भारत के कहाँ पर आ चुके थे? पश्चिमी तट पर पुर्तगाली आ चुके थे, और उन्होंने अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करा दी थी। कहाँ पर? पश्चिमी तट पर। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली के खोजी यात्री वास्को डी गामा, पुर्तगाल के जो यात्री थे जिन्होंने भारत का रास्ता खोजा था, भारत को खोजा था, उनका नाम था वास्को डी गामा, और उन्होंने 1498 ईस्वी में खोज की थी, और वे केरल के कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आकर उतरे थे। 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का इन्होंने क्या किया? पता लगाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी यहाँ पर आए, फ्रांसीसी कंपनियां भी आ गई थी। मतलब धीरे धीरे यूरोप के बहुत सारे व्यापारी कंपनियां यहाँ पर आने लग गई। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। मतलब ये जो जितनी भी कंपनियां आ रही थी यूरोप से, वो भारत से मतलब समान चीजों को लेना चाह रही थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, भारत में जो सूती कपड़ा बनाया जाता था उसकी यूरोप के बाजारों में बहुत मांग थी, और उसके साथ साथ जो भारत में रेशम उत्पादित किया जाता था, तो यूरोप में भारत के सूती कपड़े तथा रेशम की जबरदस्त मांग थी। तो ये कंपनियां सब इन चीजों की आपूर्ति करना चाहती थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनी के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। अब इन जो ये यूरोपीय कंपनियां थी, चाहे फ्रांसीसी ले लो, चाहे डच ले लो, चाहे पुर्तगाली ले लो, ये सब के सब इन्हीं चीजों को खरीद रहे थे। और इन चीजों को खरीदने की वजह से क्या है, भारतीय बाजारों में इन चीजों की मांग, ऐसा होता नहीं है कि कोई किसी चीज की डिमांड होती है तो फिर बाजार में उस चीज की रेट बढ़ जाती है। तो इन चीजों की बाजार में क्या बढ़ने लगी? कीमतें। और कीमतें बढ़ने लगी तो फिर इनसे जो मुनाफा कमा रही थी कंपनियां, तो वो मुनाफा धीरे 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 क्या हुआ? गिरने लग गया। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक ही रास्ता था कि वे अपनी जो उनसे प्रतिस्पर्धा कर रही थी उन कंपनियों को खत्म कर दे, उनको पनपने न दे, तो ही वो मुनाफा कमा सकती थी कंपनियां। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की होड़ ने
व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के व्यापारिक जहाजों को डुबा देती या कुछ भी आर्थिक नुकसान कर देती, उनको आग में जला देती। इस तरीके की कार्रवाई होने लगी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। अब किसकी मदद से चलने लग गया है व्यापार? हथियारों की मदद से। और व्यापारिक चौकियों की किलेबंद के जरिए सुरक्षित भी किया गया। मतलब अब जो व्यापारिक स्थान थे, वो जो व्यापारिक चौकियां थी, उनकी क्या की जाने लगी? किलेबंदी की जाने लगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के दौर में जो नई व्यापारिक कंपनियां पनप रही थी, उनको खत्म करना अंग्रेजों के लिए जरूरी था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। अब इतनी सारी चीजें करेंगे कोई बाहर के व्यक्ति आके, तो स्थानीय जो शासक थे उनको परेशानी होगी, तो स्थानीय शासकों से भी इनकी झड़प होने लगी, इनकी अंग्रेजों की। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि राजनीतिक ताकतें थी, स्थानीय राजा उनको रोक रहे थे। तो इसलिए अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो रहा था कि व्यापार अलग तरीके से चले और राजनीति से दूर रहे व्यापार करते हुए। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? बंगाल में व्यापार शुरू कर दिया। और बंगाल में व्यापार शुरू करते करते मतलब धीरे धीरे वो प्रशासन पर भी नियंत्रण स्थापित करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार शुरू करती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार शुरू करती है कहाँ पर? बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कहाँ पर स्थापित हुई? ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी मोस्ट है, और जो बच्चे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जिनके जैसे रीट की तैयारी करने वालों के लिए SST सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में कहाँ पर स्थापित की गई थी? हुगली नदी के किनारे पर शुरू हुई थी पहली इंग्लिश फैक्ट्री। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। कहाँ से? हुगली नदी के किनारे पर 1651 ईस्वी में पहली इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की गई थी, और जो कंपनी के व्यापारी थे वो यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। तो ये कंपनी के व्यापारी थे। मोस्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि उस जमाने में कंपनी के व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, जहाँ निर्यात होने वाली चीजों को क्या किया जाता था? जमा किया जाता था। जो चीजें दूसरी जगह निर्यात की जाती थी, तो उन चीजों को बना के कहाँ पर इकट्ठा किया जाता था? तो उन चीजों को वेयर हाउसों में इकट्ठा किया जाता था। यहीं पर उनके क्या थे? दफ्तर थे, जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। और ये जो इंग्लिश फैक्ट्री है, इसी के आसपास दफ्तर भी बना दिए गए, जहाँ पर अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्रियों के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। मतलब सौदागर वो होते हैं जो फेरी वाले होते हैं, उनको भी बोलते हैं जो अपनी चीजें ले जाकर स्थान स्थान पर बेचते थे। तो इस तरीके से कंपनी ने उनको क्या किया? प्रेरित किया यहाँ पर आकर बसने के लिए। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। जब 1696 तक कंपनी ने यहाँ पर व्यापार स्थापित कर लिया, तो धीरे धीरे क्या किया? यहाँ पर जो आबादी उन्होंने बसाई थी, उसके चारों तरफ किला बनाना चालू कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। 2 साल बाद अंग्रेज कंपनी ने क्या किया कि जो मुगल अफसर थे उनको रिश्वत देके, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल प्रशासन कमजोर हो गया था और मुगल बादशाह इतने शक्तिशाली थे नहीं, तो जो मुगल प्रशासक थे उनको रिश्वत देकर क्या कर लिया? 3 गांवों की जमींदारी उन्होंने
खरीद ली। किसने खरीद ली? अंग्रेजों ने खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। एक गांव जो खरीदा था वो कालीकाता था, उसका प्राचीन नाम बाद में क्या बना? वो कलकत्ता। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का एक क्या जारी करे? फरमान जारी करे। और औरंगजेब ने ऐसा एक फरमान जारी कर दिया था। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने की कोशिश करती और जो मौजूद अधिकारी थे उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने लगी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उनको यह छूट नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो कंपनी के व्यापारी निजी तौर पर खुद का व्यापार चलाते थे वो भी उन्होंने भी शुल्क देने से मना कर दिया और उन्होंने शुल्क नहीं चुकाया। इस वजह से बंगाल के नवाब मुर्शिद अली खान को बहुत नुकसान हो रहा था और इस वजह से उसने क्या किया? विरोध भी किया। फिर नेक्स्ट है व्यापार से युद्धों तक। अब धीरे धीरे कंपनी ने व्यापार भी स्थापित कर लिया। अब व्यापार स्थापित कर लिया और अपने नियंत्रण, अपना जो क्षेत्र जहाँ पर व्यापार स्थापित कर रहा था किया था उस जगह की आबादी के चारों तरफ किलेबंदी भी कर ली और किलेबंदी करके वहाँ पर बहुत सारी तोपें भी लगा ली। अब धीरे धीरे कंपनी क्या करने लगी? व्यापार के साथ साथ युद्ध भी चालू हो गया, युद्ध भी चालू करने लगी। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिरोजुद्दौला बंगाल के क्या बने? नवाब बन गए। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनियों को रियायत देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जो कंपनी को रियायत दी थी ना औरंगजेब ने, उस रियायत को देने से सिरोजुद्दौला ने क्या कर दिया? मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उल्टा व्यापार का अधिकार बंद कर दिया, जो तो बंद कर दिया, पर सिरोजुद्दौला ने क्या किया? कंपनी से नजराना मांगा, मतलब एक तरीके से पैसे भेंट मांगी। उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया, कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार भी नहीं दिया और उसके किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। जो किलेबंदी कर रहे थे अंग्रेज, उसको करने से रोक दिया सिरोजुद्दौला। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और कहा कि अंग्रेजों की वजह से जो बंगाल सरकार है उसको, जो बंगाल के नवाब है उनको राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। अब क्या हुआ? नवाब ने तो ये आरोप लगाया, लेकिन बदले में कंपनी क्या कर रही थी? वो जो टैक्स लगाया था उसको चुकाने के लिए कंपनी तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी, अपमानजनक चिट्ठियां लिखी कंपनी के अफसरों ने और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। जो नवाब थे और नवाब के जो अधिकारी थे उनको अपमानित करने का क्या किया? प्रयास किया। किसने? कंपनी ने। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, जो शुल्क लगा दिया उसको हटा ले, जब भी व्यापार फल फूल सकता है, उसने लिखा। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। कंपनी को इस बात का अंदाजा था कि खुद का अगर व्यापार बढ़ाना है, स्थायी रूप से भारत में जमना है, तो अपनी क्या करनी पड़ेगी? आबादी बढ़ानी होगी और गांव खरीदने होंगे और जो किले का पुनर्निर्माण है उसको करना पड़ेगा। जो उसको रोक दिया था ना नवाब ने, तो उस किले का पुनर्निर्माण भी करना होगा। यह जो टकराव थे ये धीरे धीरे बढ़ते गए और दिनों दिन क्या होते जा रहे थे? ये टकराव
गंभीर होते जा रहे थे और इन टकरावों की परिणति धीरे धीरे किसमें हुई, प्लासी के युद्ध में हुई। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। कब हुई अलीवर्दी खान की मृत्यु, 1756 में। और उसके बाद कौन नवाब बना, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। कंपनी मतलब डरती थी सिराजुद्दौला की ताकत से, क्योंकि सिराजुद्दौला भी ताकतवर शासक था अपने आप में। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी। कठपुतली का मतलब ऐसा नवाब जो उसकी कंपनी के इशारों पर ही नाचे। कठपुतली जानते हो ना आप, वो एक कठपुतली होती है अरडू की लकड़ी की बनाई जाती है और उसको मतलब उंगलियों से धागों के सहारे चलाता है जो कठपुतली का कलाकार होता है। तो इसी तरीके से अंग्रेज भी एक कठपुतली नवाब चाहते थे जो उनके इशारों पर काम करे, जैसे वो कहे वैसे करे, जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। मतलब कंपनी ने इस तरीके का प्रयास किया कि उसकी किसी विरोधी को शासक बना दिया जाए, लेकिन कंपनी अपने प्रयासों में सफल नहीं हुई। और सफल नहीं हुई तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, कंपनी को चेतावनी दे दी कि स्वयं के काम से मतलब रखे, वो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। किलेबंदी रोके। किलेबंदी जो चालू कर दी थी अंग्रेजों ने, उसको रोकने का आदेश दिया और जो बकाया राजस्व है उसको चुकाने के लिए सिराजुद्दौला ने फरमान जारी कर दिया। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। जब अंग्रेज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो नवाब ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों की कासिम बाजार में फैक्ट्री थी उस पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया। नवाब को धीरे धीरे शुरुआत में क्या मिली, सफलता मिली और कंपनी के जो अफसर थे उनको गिरफ्तार कर लिया और उस फैक्ट्री पर क्या लगा दिया, ताला लगा दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। अंग्रेजों के हथियार भी छीन लिए और अंग्रेजों के जो जहाज थे, व्यापारिक जहाज, उनको अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। मतलब कलकत्ता में जो किला स्थित था उसकी तरफ बढ़ा। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। अब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जब कलकत्ता भी हाथ से निकल गया और अंग्रेजों को वहां सूचना लगी तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी गई। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक क्या चलती रही, सौदेबाजी चलती रही। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला हार का एक बड़ा मतलब हार गया और नवाब सिराजुद्दौला हार गया। लेकिन उसकी हार का एक बड़ा कारण क्या था, उसका सेनापति था एक मीर जाफर, उसको अंग्रेजों ने लालच दे दिया कि हम आपको शासक बना देंगे। तो वो अपनी सेना लेकर खड़ा रहा लेकिन उसने युद्ध नहीं किया और उस वजह से नवाब को हार का मुंह देखना पड़ा और सिराजुद्दौला को की क्या हो गई, मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला के जगह नवाब किसको बना दिया, मीर जाफर को बना दिया। और प्लासी की जंग अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि प्लासी की जंग की वजह से अंग्रेजों को भारत में पहली सफलता मिली और अंग्रेजों की भारत में यह पहली बड़ी
जीत थी प्लासी के मैदान के जंग में। उन्होंने जीत के भारत में मतलब एक तरीके से अपनी जड़ें जमाना चालू कर दिया। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उनका मूल उद्देश्य तो क्या था? व्यापार को फैलाना था, क्योंकि अभी तक उनका लक्ष्य यही था, व्यापार करने आई थी और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना कंपनी का लक्ष्य था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी? यह क्या थी? अंग्रेजों की धारणा थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है, क्योंकि जो कठपुतली शासक होता था उसको भी क्या था, अपनी प्रजा की नजरों में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उसको भी कुछ करना पड़ता था, और वो भी धीरे धीरे क्या है, अंग्रेजों का विरोध करने लग जाता था और अंग्रेजों के इशारे पर नहीं चलता था, और मतलब उसको इस तरीके का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने ये किया कि जब मीर जाफर ने इस तरीके से विरोध किया कंपनी का, तो मीर जाफर को हटाकर कंपनी ने किसको नवाब बना दिया? मीर कासिम को नवाब बना दिया। कहाँ का? बंगाल का नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो क्या हुआ? 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, और बक्सर की लड़ाई में किसको हारना पड़ा? मीर कासिम को हारना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, तो मीर कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया गया, उसको हारना पड़ा, और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। मीर कासिम की जगह किसे नवाब बना दिया? मीर जाफर को वापस नवाब बना दिया। अब नवाब को हर महीने क्या करना पड़ता? अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होते थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटना, व्यापारिक जरूरतों तथा जो भी अन्य खर्चे होते थे उसके लिए क्या था? पैसा लेने लगी। किससे? मीर जाफर से। कंपनी और ज्यादा इलाके और ज्यादा कमाई चाहती थी, मतलब धीरे धीरे कंपनी का लालच बढ़ता जा रहा था। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, 1765 में मीर जाफर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। अब धीरे धीरे कंपनी क्या सोचने लग गई, क्यों ना हम ही शासक बन जाए। कठपुतली नवाबों के साथ अपने जो अनुभव थे वो बहुत खराब रहे, क्योंकि कठपुतली नवाब भी धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश करते, या कुछ बातें ऐसी होती जिसमें वो अंग्रेजों की बात नहीं मानते। तो क्लाइव ने क्या कहा कि नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए अब हमें खुद ही नवाब बनना चाहिए, क्योंकि जो अनुभव रहे वो खराब रहे क्लाइव के नवाबों के साथ। धीरे धीरे नवाब भी तो विद्रोह करने लग जाते थे। तो क्लाइव ने सोचा कि अब हम कंपनी को खुद ही क्या करना चाहिए? शासन करना चाहिए और खुद ही नवाब बन जाना चाहिए। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान कब नियुक्त किया गया? 1765 ईस्वी में कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल से विशाल संसाधनों का नियंत्रण मिल गया था। मतलब अब एक तरीके से दीवानी मिलने के बाद क्या हो गए? कंपनी एक तरीके से राजा बन बैठी वहां। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। क्या हल हुई? 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। मतलब कि पहले 18वीं सदी तक क्या होता था कि अंग्रेजों को भारत में से जो चीजें खरीदनी पड़ती थी वो उसके लिए सोना कहाँ से लाना पड़ता था? ब्रिटेन से लाना पड़ता था। लेकिन चूंकि बंगाल की दीवानी मिल गई, तो दीवानी मिलने के बाद अब कंपनी को बंगाल से वो ब्रिटेन से सोना लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो यहीं से अपनी आवश्यकताओं की क्या करने लगी? पूर्ति करने लगी।
और यहाँ से जो कंपनी की दीवानी से जो कमाई होती, उससे जो सूती कपड़े, रेशम, दालचीनी जो भी खरीदनी होती, उसको खरीद कर कंपनी क्या करने लगी, यूरोप भेजने लगी, ब्रिटेन भेज देती थी। और कंपनी ने अब भारत से होने वाली आमदनी के सारे काम तो कंपनी ने कर ही लिए। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीदती और खरीद कर अपनी फौजों को संभाल भी सकती थी। इस कमाई से फौज संभालने के लिए पैसे भी तो मिल रहे थे दीवानी मिलने से। और कलकत्ता में उन्होंने क्या किया, दफ्तरों का निर्माण भी करवाया, और उनकी दफ्तरों का जो निर्माण करवा रही थी उसकी लागत भी जो बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी उसकी कमाई से उठाने लगी। फिर नेक्स्ट है, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कंपनी के अफसर क्या बन बैठे, नवाब बन बैठे। दीवानी मिलने के बाद कंपनी के अफसर थे वो अपने आप को क्या समझने लगे, नवाब समझने लग गए वहाँ का। अब तो क्योंकि सत्ता आ गई उनके हाथ में धन आ गया, अब उनको ब्रिटेन से पैसे लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी आवश्यकताओं, अपनी जो सैनिक है वो सब कुछ भारत के खर्चे पर ही रखने लगे। नवाब बनने का क्या मतलब था, इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी अपने आप को नवाब समझता और नवाबों की तरफ जीने का ख्वाब भी देखने लगा। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वह कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसे दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र कितनी थी, 1743 में रॉबर्ट क्लाइव जब आया था तो उसकी उम्र कितनी थी, भारत में आया था जब 1743 में 18 वर्ष की उसकी उम्र थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ पर भी उसकी दौलत क्या थी, बेहिसाब थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत क्या लग रहे थे, संदेहास्पद लग रहे थे, क्योंकि इतनी सी उम्र में उसके पास इतनी संपत्ति हो गई थी। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से तो बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारी बीमारी और लड़ाई के कारण कई कम उम्र में भी क्या हो गए, मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक तरीके से पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बिताए। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां पर आलीशान जीवन जिया। जो अंग्रेज गवर्नर थे वो जीते जी अपनी धन दौलत यहाँ से लेकर चले गए, उन्होंने वहां पर आलीशान जीवन जिया और उनको वहाँ के लोग क्या कहते थे, नवाब कहते थे, क्योंकि वो भारत में दीवानी मिलने के बाद एक तरीके से नवाब की तरह ही जीते थे, तो वहाँ के स्थानीय लोग उनको नवाब कहते थे। और वहाँ के नाटक और कार्टूनों में भी उनका क्या किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था। फिर नेक्स्ट है कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। जिस इलाके को कंपनी जानती नहीं थी तो उस अनजान इलाके में कंपनी ने डायरेक्ट हमला नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का क्या किया,
इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में अपने क्या कर दिए, रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। मतलब जो राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि रियासतों में कौन होते थे, अंग्रेजों के रेजिडेंट होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्य के भीतरी मामलों में क्या दखल देने लग गए थे। मतलब रेजिडेंट वहाँ के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मामलों में धीरे धीरे क्या करने लग गया, दखल देने लग गया। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। कंपनी ने धीरे धीरे क्या किया, राजाओं पर सहायक संधि थोप दी, सहायक संधि करने लगी। अब इस सहायक संधि की वजह से जो रियासतें इन सहायक संधि की शर्तों को मान लेती थी, उनको अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। उसे कंपनी की तरफ से क्या मिलती थी, सुरक्षा मिलती थी। और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को क्या देती थी, पैसे देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो उनसे जुर्माने के तौर पर क्या लिया जाता, कंपनी उनका जो इलाका होता था उसको स्वयं के कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक था, वो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए क्या किया गया, मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। हैदराबाद के भी इस आधार पर कई इलाके क्या कर लिया था, अंग्रेज कंपनी ने छीन लिए थे। इस तरीके से धीरे 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 अंग्रेज कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई थी, धीरे धीरे यहाँ पर शासन करने लगी। धीरे धीरे भारत को क्या बना लिया, अपना उपनिवेश बना लिया। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को शेर-ए-मैसूर भी कहा जाता था। और टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 तक रहा। टीपू सुल्तान का शासनकाल, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। कंपनी ने मतलब डायरेक्ट आक्रमण करने का रास्ता अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। हैदर अली का शासनकाल कब से कब तक था, 1761 से 1782 तक मैसूर में हैदर अली का शासनकाल था। और उनके विख्यात पुत्र कौन थे, उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का शासनकाल था 1782 से 1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था और मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार तट पे जो व्यापार होता था वो मैसूर रियासत के नियंत्रण में आ गया, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। मतलब अंग्रेज जो निर्यात करते थे चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची, उसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी। किसने, टीपू सुल्तान ने। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी प्रारंभ कर दिया। उसने आधुनिकीकरण किया, किसकी सहयोग से, फ्रांस की सेना के सहयोग से। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। मतलब
टीपू सुल्तान ने ये कदम उठाए तो इन कदमों से अंग्रेज क्या हो गए, नाराज हो गए, आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक दिखाई देने लगे और इस महत्वाकांक्षा के साथ वो टीपू सुल्तान को घमंडी और खतरनाक मानने लगे कि यह अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये अंग्रेजी शासन के लिए खतरनाक साबित होंगे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को कुचलना बहुत जरूरी होता है, ऐसे राजाओं को दबाना और कुचलना बहुत जरूरी होता है जिससे कि अंग्रेजी शासन को बढ़ावा दिया जा सके। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। मैसूर के साथ अंग्रेजों की कितनी बार लड़ाई लड़ी अंग्रेजों ने, तो 4 बार लड़ाई लड़ी। 1767 से 69 ईस्वी में पहली जंग, दूसरी 1780 से 84 ईस्वी, तीसरी 1790 से 1792 ईस्वी और चौथी 1799 ईस्वी में हुई। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। श्रीरंगपट्टम की जब आखिरी लड़ाई लड़ी गई, चौथी लड़ाई, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उसमें अंग्रेजों को क्या मिली, सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए, टीपू सुल्तान मारे गए अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए और मैसूर का राजकाज पुराने वाडियार वंश को सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। मैसूर को सहायक संधि करनी पड़ी और पुराना राजवंश था उसके हाथों में सत्ता सौंप दी गई, लेकिन वो एक तरीके से कठपुतली की तरह मैसूर में कार्य करने लगे। फिर नेक्स्ट है मराठों से लड़ाई। तो मराठों से लड़ाई कब हुई थी? मराठों से पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी। 18वीं सदी के आखिरी में कंपनी ने मराठों की ताकतों को भी काबू और खत्म करने का के बारे में क्या करने लगी, कंपनी सोचने लगी, क्योंकि मराठे भी काफी शक्तिशाली थे। तो कंपनी ने को लगा कि भारत में अगर स्थायी रूप से राज करना है तो मराठों को भी कुचलना होगा। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से जो देश का शासन चलाने का मराठों का सपना था वो क्या हो गया, चूर चूर हो गया। क्योंकि 1761 में जो पानीपत के युद्ध हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, उसमें मराठे हार गए और विजयी कौन हुए, अंग्रेज। तो उसके बाद से मराठों का सपना टूट गया, जो कि वो दिल्ली से मतलब सारे भारत को शासन संचालन करने का देख रहे थे। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख भी होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि कौन सी संधि के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न मतलब खत्म हुआ, तो सालबाई की संधि, जिसमें कोई भी पक्ष जीत नहीं पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया, मतलब मराठों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, उनकी ताकत, उनकी सत्ता खत्म कर दी गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया और वहां पर उसको क्या दे दी गई,
पेंशन दे दी गई पेशवा को। अब विंध्यन के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। सर्वोच्चता का दावा। अब कंपनी क्या करने लगी कि अपनी सर्वोच्चता का दावा करने लगी कि अंग्रेज ही सर्वोच्च है, ब्रिटिश कंपनी ही सर्वोच्च है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का क्या दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों में सबसे ऊपर है, क्योंकि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का क्या करने लगी, अधिग्रहण करने लगी। मतलब उनको अपने शासन के अंतर्गत लेने लगी। धीरे धीरे एक एक करके भारतीय रियासतों को क्या करने लगी, हस्तगत करने लग गई अंग्रेज कंपनी। और अधिग्रहित कईयों को क्या करने लग गई, धमकी। धीरे धीरे अधिग्रहित किसी भी कारण से उसको अधिग्रहित अपने हाथों में ले लेती, या फिर उसको इस तरीके से धमकी दी जाती कि उनका राज्य छीन लिया जाएगा। यह सोच बाद में भी अंग्रेज की नीतियों में दिखाई दे रही थी, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी ने टोका नहीं, बेरोक-टोक यह प्रक्रिया ज्यादा लंबी नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो कित्तूर की रानी थी चेन्नम्मा। तो चेन्नम्मा ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और हथियार उठाया, और हथियार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ क्या छेड़ दिया, रानी चेन्नम्मा ने आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही रानी चेन्नम्मा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। किसे, 1830 ईस्वी में रायन्ना को पकड़कर भी अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप पढ़ते होंगे। प्रतिरोध के और भी कई उदाहरण हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि रूस का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। तो अंग्रेजों को यह चिंता थी कि रूस का इस तरीके से प्रभाव बढ़ता रहा तो अंग्रेजों की सत्ता को खतरा है। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम भारत को अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। सिंध कब्जे में कब आया, 1843 में। इसके बाद पंजाब की बारी थी। पंजाब के शासक कौन थे, रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे। लेकिन रणजीत सिंह ने क्या हुआ, कंपनी की दाल गलने नहीं दी, मतलब कंपनी को सक्सेस वहां पर होने नहीं दिया रणजीत सिंह। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी इस रियासत ने काफी लंबी लड़ाइयां लड़ी और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। फिर नेक्स्ट है विलय की नीति। विलय की नीति किसने चालू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति का प्रतिपादन किया था। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति कहा जाता था। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाए और उसके कोई भी पुरुष उत्तराधिकारी
जीवित नहीं है तो उन राज्यों को कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगी और इस तरीके से एक के बाद एक कई रियासतों को कंपनी ने अपने अधिग्रहण में ले लिया। सतारा को 1848 ईस्वी, संबलपुर 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, नागपुर 1853 ईस्वी, झांसी 1854 ईस्वी में इस तरीके से अंग्रेजों के हाथों में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से, मतलब अच्छा शासन नहीं है नवाब का, उससे बचाने के लिए और उसको आजाद कराने के लिए वो अवध को अपने कब्जे में लेने के लिए कर्तव्य से क्या है, बंधे हुए हैं। इस तरीके का तर्क अंग्रेजों ने दिया और अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में क्या हुआ, गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में क्या हुआ, शामिल हो गए। फिर उसके बाद है नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, उनका शासन, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल कब से कब तक था, 1773 से 1785 ईस्वी तक। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसने सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की क्या करते थे, व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की क्या करते थे, अलग अलग व्याख्या करते थे। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए और समरूपता लाने के लिए 1775 ईस्वी में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया, जिससे कि ये जो अलग अलग बातें निकल कर आती थी ना, वो खत्म हो सके। इसके लिए N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर और निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था, मतलब सबसे बड़ा पद होता था किसका, कलेक्टर का। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान इकट्ठा करना था तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता संरक्षण का नया केंद्र बन गया। पुराने सत्ता के केंद्रों को हाशिया पर धकेल दिया गया। फिर नेक्स्ट है कंपनी की फौज। अब कंपनी क्या करने लगी, अपनी फौज भी रखने लगी। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी अपनी सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार,
सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का क्या था, दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदारों को मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करा देते थे। कौन करा देते थे? वहाँ के स्थायी जमींदार ही उनके लिए पैदल सैनिक उपलब्ध करवा देते थे, इसलिए वो उनको पैदल सैनिकों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। किसको? मुगलों को। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही या आर्मी कहते थे। क्या कहते थे? अपनी सेना को सिपाही या आर्मी कहते थे अंग्रेज। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। मैचलॉक भी एक बंदूक थी जिसे बारूद से क्या दी जाती थी? बारूद की माचिस से चिंगारी दी जाती थी मैचलॉक। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का क्या दिया जाने लगा? प्रशिक्षण दिया जाने लगा यूरोपीय ढंग से उनको, और उसी तरीके से उनको अनुशासन सिखाया जाने लगा। उसी तरीके से कपड़े पहनाए जाने लगे भारतीय सैनिकों को। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित होता था, क्योंकि उनको उनके तौर तरीके ब्रिटिश शासन के जो तौर तरीके थे उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इन कोशिशों में भी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को क्या कर देते थे? नजरअंदाज कर देते थे। वो एक ही तरीके के वर्ग में रखते थे, मतलब एक तरीके की सेना तैयार करना चाहते थे। तो वो इस जो तरीके में क्या है, जो सैनिक होते थे उनकी जाति और उनका धर्म होता था उसको क्या कर देते थे? नजरअंदाज कर देते थे और सबको एक ही तरीके से समान कार्य करना पड़ता था। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ अपने आप को सिपाही मान सकते थे? क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे, वो किसी न किसी धर्म या समुदाय से जुड़े हुए थे। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया को क्या कराता है? झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में हम आगे और विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। निष्कर्ष: ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। धीरे धीरे मतलब वो भारत में क्या करने लगी? राज्य करने लगी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% जनसंख्या जो उस पर सीधा कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। मतलब 63% जनसंख्या और 78% भूभाग
63% भूभाग और 78% जनसंख्या पर तो अंग्रेजों का प्रत्यक्ष सीधा नियंत्रण था और बाकी पर क्या था, अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में क्या कर चुकी थी, ले चुकी थी। इसी के साथ आज का अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें